गलत फहमी में जाके अभी अमित शाह जी से मिल के आए थे ना महमूद मदनी, किसी दिन भी ये हाल जो अतीक अहमद का हुआ ये इनका भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, मैंने इसीलिए सोहराबुद्दीन शेख का एग्जाम्पल दिया है। मैं बात नहीं करनी आरएसएस वालों से, ये देश के सगे नहीं हैं, ये भारत के तिरंगे को 52 साल तक नहीं फहराया इन्होंने, ये किसी के सगे नहीं है, ये आपस में भी एक दूसरे के सगे नहीं है। अडवाणी जी का हाल देख लीजिए, आज इनको अडानी पसंद है, अडानी से दोस्ती है, अडवाणी जी से दोस्ती नहीं रही। किसी बात की धमकी दी है और धमकी के तुरंत बाद या थोड़े समय के बाद वो धमकी अमल में आ जाए तो सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी होती है? उस धमकी देने वाले की ना। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने एक धमकी दी थी इसी जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, मिट्टी में मिलाने की। आज 2 व्यक्ति मिट्टी में मिला दिए गए हैं अपराधियों द्वारा, तो सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए? मामले को लेकर, चाहे वो सत्यपाल मलिक जी का जो खुलासा है उसको लेकर और जो ये घटना हुई है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या खड़े नहीं होना चाहिए? देखिए, पहली बार मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये एक घटना चक्र ऐसा है और सिर्फ ये मर्डर के लिए नहीं, अतीक अहमद के, वो तो उसका जरिया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी भी, मैं आपको बार बार इशारे करके बता रहा हूँ, ये जो लोग मिलने जा रहे हैं, जो लोग कनेक्शन बना रहे हैं, चाहे वो कौन से भी वादे झूठे सच्चे इनको मिलते हो, अंजाम मौलाना कलीम सिद्दीकी का क्या हो। बात नहीं करनी आरएसएस वालों से, ये देश के सगे नहीं हैं, ये भारत के तिरंगे को 52 साल तक नहीं फहराया इन्होंने, ये किसी के सगे नहीं है, ये आपस में भी एक दूसरे के सगे नहीं है। अडवाणी जी का हाल देख लीजिए, आज इनको अडानी पसंद है, अडानी से दोस्ती है, अडवाणी जी से दोस्ती नहीं रही, मुरली मनोहर जोशी जी से दोस्ती नहीं रही इनकी। तो ये जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग इनसे जाके मिलते हैं ना, और उनको ये झूठे 15 लाख देने जैसे वादे करते हैं कि हम तो तुम्हारे भाई हैं और तुम हमारा इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, तुम तो देश में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए हमारी मदद कर रहे हो, हम तुम्हें थोड़ी कुछ नुकसान पहुँचाएंगे। ये जो गलत फहमी में जाके अभी अमित शाह जी से मिल के आए थे ना महमूद मदनी, किसी दिन भी ये हाल जो अतीक अहमद का हुआ ये इनका भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, मैंने इसीलिए सोहराबुद्दीन शेख का एग्जाम्पल दिया है। मैं सारी बातें एग्जाम्पल दे के बात कर रहा हूँ। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, अभी हमने परसों इतनी बड़ी रैली निकाली है ना, किस लिए निकाली है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस दबाव महसूस करके 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उन्होंने जनता से आह्वान किया था, उसी प्रेशर को कम करने के लिए अब मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने जन आंदोलन एक किया है शुरू। आप देखेंगे लाखों करोड़ों लोग सड़क पे आएंगे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए। हम लोग जुडिशरी से खुश नहीं हैं, हम भी खुश नहीं हैं, लेकिन जब बात आ जाती है 2 तरह के कोलिजियम सिस्टम की, 2 ही कोलिजियम सिस्टम इस वक्त देश में है, देश की जनता चुने कौन। एक कोलिजियम सिस्टम के हेड हैं अमित शाह जी और मोदी जी, दूसरे कोलिजियम सिस्टम के हेड हैं हमारे प्रधान न्यायाधीश जो देश के चीफ जस्टिस होते हैं। इस कोलिजियम सिस्टम में मोहन भागवत जी, अमित शाह जी, मोदी जी, इस प्रकार के लोग हैं। दूसरे कोलिजियम सिस्टम में हमारे जो जजेस हैं वो हैं। तो अभी इसमें से क्या चॉइस है, इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम जजेस को ही, इन लोगों से जजेस को ही चुनेंगे, क्योंकि ये लोग तो ईडी के डायरेक्टर को 2 साल की एक्सटेंशन देते हैं, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर जो एकदम रिटायरमेंट के कगार पे होता है उसको एक्सटेंशन देते हैं। क्यों? कि हमारे कहने से गलत और सही दोनों काम करो, सवाल मत करो। तो इस प्रकार की माहौल चल रहा है। जो लोग दोस्त समझ रहे हैं ना, थोड़े फ़ायदे के लिए बातचीत कर रहे हैं, आज बुरा लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। नहीं मानोगे तो इससे पूरे देश का नुकसान करोगे, अपनी SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का नुकसान करोगे और अपना नुकसान भी करोगे। ये मेरा इशारा उनके लिए भी है जो साबरमती जेल में मिलने गए थे अमित शाह साहब के कहने पर या उनकी मदद से। ये मेरा इशारा उनकी तरफ भी है, मान जाएं, सिरातुल मुस्तकीम पे आ जाए। सर, हमने देखा कि जिस तरह से कल कांड हुआ, धारा 144 प्रदेश में लगा दी गई है, पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो सरकार से यानी योगी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो तक खड़ा हो रहा है, इस पूरी सिक्योरिटी में जो अफसरान मौजूद थे अब तक उनका ऑफिशियली सस्पेंशन नहीं हुई है, जबकि जितनी बड़ा यह कांड हो गया है, मुझे लगता है कि सबसे पहला काम सरकार का होना चाहिए था, उन ऑफिसरान का सस्पेंशन होना चाहिए था, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए था। आप सही करें अगर मैं गलत हूँ। नहीं, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये आधी अधूरी कार्रवाई होगी जो आप बोल रहे हो, उससे कोई लाभ नहीं होगा, सस्पेंशन से कोई लाभ नहीं होता। सस्पेंशन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो इस तरह की क्रिमिनल गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उनको सस्पेंशन पता होता है ना कि हमारी दुनिया को जो
नाराज़गी होती है पूरे देश की, उसकी नाराज़गी को थोड़ा कम करने के लिए महीना 2 महीने के लिए 10-15 दिन के लिए सस्पेंशन, साइडलाइन इसलिए किया जाता है कि पब्लिक की याददाश्त से वो घटना दूर हो जाए, ये बचाने के लिए होती है सस्पेंशन। जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, आपराधिक इन्वेस्टिगेशन का या किसी भी इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसका पहला जो कदम होता है क्या होता है, अगर किसी ने किसी को, देखिए मैं आप कॉमन मैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसके मैं बहुत सारी जजमेंट्स भी बता सकता हूँ। अगर किसी ने किसी बात की धमकी दी है और धमकी के तुरंत बाद या थोड़े समय के बाद वो धमकी अमल में आ जाए, तो सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी होती है? उस धमकी देने वाले की ना। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने एक धमकी दी थी इसी जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, मिट्टी में मिलाने की। आज 2 व्यक्ति मिट्टी में मिला दिए गए हैं अपराधियों द्वारा, तो सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए? मैं अभी जो एनकाउंटर हुआ है उसको इसलिए नहीं कहला, हालांकि वो भी अपराध है, अगर उसकी भी इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगी तो वो भी अपराध शामिल होगा, क्योंकि उस बच्चे और दोनों लोगों के दिल में भी ऐसे राज थे जो मारने वाले जो थे ना उनके राज फाश कर सकते थे। मेरा तो सीधा सीधा, अब तो ये बात थियोरी मेरी एकदम सटीक बैठ रही है कि ऐसे क्या राज थे जिनको मिटाने के लिए इनको मारा गया। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले योगी जी की अरेस्ट होनी चाहिए, उनके नाम से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आज सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस बात का, या उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसको संज्ञान लेना चाहिए। पहला मुकदमा इस केस में जिसने ये धमकी दी थी उसके खिलाफ होगा। उसके बाद जो ये धमकी देने में हेल्प कर रहे थे, उमेश पाल एक गवाह था, ये भी एक गवाह हैं किस चीज़ में, जो ये घटना चक्र मैं बता रहा हूँ आपको कि इतनी बड़ी आपराधिक साजिश हो रही है डाइवर्ट करने की, या अब नाराज़ होके जो उनके दिल में राज थे ना, किसने किससे मिलवाया था और किसने किससे क्या दबाव बनाया था, वो बताने की के लिए अब वो मेरे ख्याल से पूरी तरह से तैयार हो गए होंगे कि मेरे बेटे को भी मार दिया गया मुझसे झूठा वादा करके या जो भी वजह से, तो अब मैं सच्चाई पूरी बता दूंगा, तो इसीलिए मारा गया है उनको। अभी और लोग भी मरेंगे, इसीलिए मेरा ऐसा अंदेशा है कि अभी इस घटना चक्र में समाप्त नहीं हुआ है इस घटना चक्र, इसमें और लोग भी आएंगे। सुरक्षा देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में गुहार लगाई थी अतीक की फैमिली ने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इस वजह से भी सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि जो पिटीशन डिसमिस हुई थी वो एक तरह से साबित हो गई बात कि वो गलत डिसमिस हुई थी। जो जिसको कहते हैं ना, जो डर और जो आशंकाएं उस पिटीशन में थी वो सच साबित हो गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो या उसी पिटीशन को दोबारा रिवाइव कर लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन भी है और ऐसा मेरी कानूनी समझ भी है। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर इन्वेस्टिगेशन यूपी पुलिस के हाथ में रहेगी तो योगी जी, क्योंकि इसमें खुद एक शक के दायरे में है, एक आपराधिक, उनकी अपराध की इसमें एक स्मेल आ रही है, बहुत मजबूत स्मेल आ रही है, तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, तभी मुकदमा चलना चाहिए, वरना केंद्रीय किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए उस हालात में भी, क्योंकि पार्टियां तो एक ही है ना, भले ही इंटरनल राइवलरी हो सकती है। जो हमें खबरें आ रही हैं कि जो केंद्र में एक मंत्री बैठे हैं बड़े और योगी जी की आपस में इंटरनल पार्टी के अंदर की जो राइवलरी है उसका भी एक हिस्सा है। कुछ मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी के मुखालिफ यानी कि ऑपोजिट विपक्ष हैं उनका पार्टी के अंदर, उन लोगों की भी एक बड़ी मरकी राजनीति चल रही है, उसका भी ये घटना चक्र हिस्सा है। और पूरे देश में भी इसको अडानी की तरफ से ध्यान हटाने के लिए, ये सतपाल मलिक साहब के इतने बड़े खुलासे की तरफ से ध्यान हटाने के लिए इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिकली हो गया है। तो जहाँ मोटिव होता है, जहाँ किसी अपराध का किसी को बेनिफिट होता है, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन उन सारे बेनिफिशियरी यानी कि उस अपराध का फ़ायदा जिनको होता है जानबूझते या अनजाने में भी, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी सबसे पहले होती है। एक आखिरी सवाल, जश्न मनाया जा रहा है, किसी की मौत पर जश्न, और ये सिलसिला अब नया नहीं, एक धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स की मौत पर जश्न मनाने वाले भी एक ख़ास तबके का है या धर्म से उनको नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि उसी धर्म से बहुत अच्छे लोग, तो ख़ास तबके लगातार नहीं, धर्म की बात ही नहीं है ना, दिया उसके साथ धर्म की है या किसी भी फिरके की या किसी भी ग्रुप की बात ही नहीं है ना। एक संगठन है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अभिनव भारत,
इस तरह के संगठन हैं, ये सब आरएसएस के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से। ये सिर्फ वही लोग तो शरारत करते हैं, सारे दंगे बिहार शरीफ का हो चाहे, ये लोग तो वही लोग करते हैं ना। सर एक चीज़ ऐड ऑन करूँगा, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ आपसे क्योंकि जो जश्न है वो कहीं ना कहीं जुडिशरी के भी चुप होने का जश्न है, या जुडिशरी पे भी एक सवाल है कि हत्या भी हो रही है और फिर जश्न भी मनाया जा रहा है। नहीं, ये सवाल जुडिशरी पे नहीं है, ये देश की जनता के ऊपर सवाल है कि ये क्रिमिनल गैंग्स जो हैं, और कोई जश्न नहीं मना रहा। आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, ये सब एक ही जगह से एक माहौल बनाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए, ये ध्यान हटाने के लिए कि ये हत्या करवाई गई है, राज बचाने के लिए अपने, उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए इसको एक अलग तरह का रंग देने की कोशिश में वही इकोसिस्टम है जो इकोसिस्टम ये क्रिमिनल मीडिया जो एंकर्स बैठे हैं टेलीविज़न चैनल्स पे, ये उसी इकोसिस्टम का हिस्सा तो है ना। अगर ये सब नहीं होगा तो वो दिखाएंगे क्या? उनके दिखाने के लिए जैसे डायरेक्टर होता है ना, वो डायरेक्टर पूरा अगर एक फ़ाइट सीन क्रिएट करता है तो जो कैमरामैन है वो दिखाएगा क्या जब तक फ़ाइट सीन ही क्रिएट नहीं होगा। तो ये सारा एक आपराधिक षड्यंत्र का अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन ये हैं वही संगठन का हिस्सा, ये एंकर्स भी उसी संगठन का हिस्सा है, ये जो जश्न मना रहे हैं ये भी उसी संगठन का हिस्सा है। हम लोग पूरी ताकत कोशिश कर रहे हैं कानूनी प्रक्रिया से इन संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कराने की। लोगों से गुजारिश है जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के खास तौर पे हैं, इंसाफ पसंद संविधान पसंद लोग जो हैं, जो देश का संविधान बचाना चाहते हैं, जो देश बचाना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ें और इस काम में मदद करें। तो ये काम बहुत जल्दी होगा। कोई भी रूलिंग पार्टी जो होती है वो देश की मालिक नहीं बन जाती है, वो नौकर ही होती है देश की। प्रधानमंत्री भी देश के जनता के नौकर ही हैं। ये सारी व्यवस्था जितनी भी है देश की जनता की नौकरी है, और इसीलिए सभी लोगों को, और ऑपोजिशन का रोल किसी भी डेमोक्रेसी में सत्ता पक्ष से ज़्यादा बड़ा होता है। सत्ता पक्ष की लगाम रखने का काम ऑपोजिशन का होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिसके हाथ में कलम की पावर आ जाती है ना, वो पावर करप्ट वाली बात जो है ना, वो उनका एक रुझान बन जाता है। इतने लोग आके उनकी बात हुक्म मानने लगते हैं तो उनको करप्शन का रुझान बन जाता है। रोकने के लिए इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण वो जो होती है, जो जिम्मेदारी होती है वो विपक्ष की होती है किसी भी डेमोक्रेसी में, और उन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की होती है, क्योंकि वो विपक्ष का भी कान उमेट के रखें और सत्ता पक्ष का भी कान उमेट के रखें। ज़्यादा सत्ता पक्ष का, क्योंकि वो गवर्नेंस की ताकत उनके हाथ में होती है, विपक्ष का थोड़ा कम। उनके विपक्ष का कान इसलिए मरोड़ा जाना चाहिए कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष को कंट्रोल करने के लिए, उसकी गलतियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत से नहीं उठा रहे हो। इसके लिए भी जनता को विपक्ष से भी सवाल करना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.